मैं राजस्थान में रहता हूं और मुझे किसी मुंबई की शॉप से परफ्यूम खरीदना है। कितना अच्छा होगा कि अगर वो मुंबई की शॉप के अंदर परफ्यूम को स्प्रे करेगा और स्मेल मुझे यहाँ पर राजस्थान में स्मेल आ जाएगी और मैं परफ्यूम सेलेक्ट कर पाऊंगा। अगर कोई डॉक्टर है जो पुणे का डॉक्टर है, पुणे के डॉक्टर को अगर जयपुर में बैठे हुए पेशेंट का उसको ऑपरेशन करना है रोबोटिक मशीन और सर्जरी के थ्रू, तो वो कर पाएगा। कैसा होगा, रोड पे चलती हुई गाड़ियां एक दूसरे से आपस में बात करेगी। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो आपको सुनने में लग रहा है कि किसी फैंटेसी है, कोई मार्वल वर्ड चल रहा है, कोई कार्टून मूवी चल रही है, ये सब रियल हो जाएगा 6G रिवॉल्यूशन आने के बाद। तो इंडिया के अंदर 6G रिवॉल्यूशन अभी बहुत अर्ली स्टेज पे है। दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं जनरली, मैंने पहले भी बताया था। एक जो होते हैं सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, स्टेब्लिश हो जाता है, उसके बाद वहां पे नजर डालते हैं, जब तक तो सब कुछ ऊपर भाग चुका होता है। एक होता है जो बहुत पहले, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है उस पर नजर बनाए रखता है, उसको सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट होता है। जो बड़े बड़े बिग इन्वेस्टर, बिग बुल्स है, वो अर्ली इन्वेस्टर्स ही होते हैं सारे। तो आइए बात करते हैं अपन इंडिया के 6G रिवॉल्यूशन और उसके टॉप 10 शेयर्स की, जिस पे अभी तक किसी की भी नजर नहीं पड़ी है। तो ये बहुत ही अच्छी अर्ली थीम हो सकती है आप लोगों के लिए। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो चीजें मैंने अभी आपको बोला था, परफ्यूम स्प्रे वाला, सेंसेस वाला, डॉक्टर कहीं से भी कहीं पे इलाज कर पाएगा, ये सब 6G रिवॉल्यूशन से पॉसिबल है 6G आने के बाद। आपको क्या लग रहा है 6G केवल अपने मोबाइल वगैरह फोन के लिए आ रहा है कि मोबाइल में डाटा की स्पीड बढ़ जाएगी? नहीं, ठीक है 6G से मोबाइल की स्पीड बढ़ जाएगी, पर 6G की अपन को जरूरत ही नहीं है। हम तो 4G 5G में भी खुश हैं। पर मेन जो 6G आ रहा है वो पूरे वर्ल्ड को रिवॉल्यूशन के लिए आ रहा है, पूरी दुनिया को रिवॉल्यूशन लाने के लिए। तो आइए बात करते हैं 6G के क्या क्या बेनिफिट होंगे, 6G इंडस्ट्री में क्या क्या होगा, और साथ में इसकी टॉप 10 कंपनीज कौन सी है जो 6G में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शायद जिनको बेनिफिट हो सकता है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आपने प्लीज वीडियो लाइक नहीं करी है तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। तो अब आगे चलते हैं, एंड दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस, नॉट एनी बाय और सेल एडवाइस। चलिए आइए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं 6G की टाइमलाइन क्या होने वाली है। देखो बहुत से लोग कह रहे हैं 2027 के अंदर 6G आ जाएगा, 6G आ जाएगा। नहीं है, झूठ बोल रहे, बहुत ज्यादा ओवरएप करके बता रहे। 2027 तक 6G नहीं आने वाला। 2027 के अंदर एक WRC की मीटिंग होने वाली है। तो WRC मीटिंग के अंदर मतलब वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस, तो उसके अंदर पूरे वर्ल्ड के मतलब सब लोग मिलकर एक साथ बैठेंगे, मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि 6G की फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या होने वाली है, कैसे किन चीजों को ऑपरेट करना है। तो पहले एक बार सारी चीजें डिसाइड होगी 2027 के अंदर। उसके बाद जैसे फ्रीक्वेंसी वगैरह डिसाइड हो गई, बैंड्स डिसाइड हो गए, उसके बाद जितनी भी बाकी कंपनी है वो उस फ्रीक्वेंसी और बैंड के हिसाब से हार्डवेयर बनाना शुरू होगी। तो 2027 में ये होगा। उसके बाद गवर्नमेंट का टारगेट है, गवर्नमेंट ने एग्रेसिवली पुश करा है, गवर्नमेंट ने मिशन बना भी है कि 2030 तक उनको 6G को 2030 तक 6G उनको रोल आउट करना है। तो अब 2030 तक मान लो 6G आ जाएगा ऑलमोस्ट। एंड देन उसके बाद अपन बात करते हैं कि 5G और 6G में डिफरेंस क्या, हमको 6G लाने की जरूरत क्या पड़ी। सबसे मेन डिफरेंस इनकी लेटेंसी का। जो डाटा प्रोसेस अभी 5G करता है 1 मिली सेकेंड के अंदर 0.001, वो हो जाएगा 1 माइक्रो सेकेंड, दैट इज 0.0000001 सेकेंड। मतलब 1000x स्पीड का फर्क पड़ जाएगा। आप सोचो 1000 गुना कितना होता है वो, उस लेवल का फर्क पड़ जाएगा। इतना मतलब कोई भी यू करते सारा काम हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, लाइक मैंने कहा था रोबोट को मशीन, अगर अपन को रोबोट ऑपरेट करना है, पुणे के अंदर कोई डॉक्टर है, उसको राजस्थान में किसी पेशेंट का इलाज करना है, ट्रीटमेंट करना है, रोबोटिक सर्जरी, तो अपन लो स्पीड अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, इंसान की जान का सवाल है, समझो आप। तो वहां पे एक एक माइक्रो सेकंड, 0.1 माइक्रो सेकंड भी इंपैक्ट करेगा कि हाथों हाथ जो इंस्ट्रक्शन होंगे वो हाथों हाथ रोबोट वो चीज कर पाएगा, टाइमली चीजें प्रोसेस कर पाएगा। अब उसके बाद फिर भी एक बार और समझते हैं कि 6G आने से मेन ये अपना वर्ल्ड कैसे ट्रांसफर होगा, मेनली इंडिया पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा। पहली चीज मैंने बोला था इंटरनेट ऑफ सेंसेस। इंटरनेट ऑफ सेंसेस वही होगा कि आजकल उसके बाद सेंसर्स ऐसे आ जाएंगे कि आप कोई चीज दूर बैठी है, कपड़ा कहीं पे दूसरा है, कपड़ा मुंबई के अंदर है, मैं चाहूं तो उसको फील कर पाऊंगा, यहाँ पे राजस्थान के अंदर लेके उसको टच करके टच फील कर पाऊंगा कपड़ा कैसा है, परफ्यूम की स्मेल में चेक कर पाऊंगा। ये सब सेंसर से पॉसिबल होगा 6G में, जो बाद में 6G जिसमें मदद करेगा। सेकेंड है रोबोटिक सर्जरी, जो मैंने बता दिया था, जो पुणे का बेटा डॉक्टर है मुंबई वगैरह का, वो जयपुर के अंदर भी सर्जरी कर पाएगा रोबोटिक सर्जरी, क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी, कोई भी लैगिंग नहीं होगी। अगर 5G स्पीड में लैग हो गया तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा भाई, इंसान एट द मतलब रोबोट एट द टाइम सेम टाइम प्रोसेसिंग नहीं कर पाएगा, इंसान की जान में खतरा हो जाएगा। उसके बाद कोबोट्स। कोबोट्स क्या होते हैं? कोलैबोरेटिव रोबोट्स, कि भाई दो मशीन ऐसी है, दोनों मशीन 6G से कनेक्टेड है, दोनों को अपन ने 6G से कनेक्ट करा हुआ है, दोनों के अंदर AI डाला हुआ है, वो दोनों मशीन आपस में एक दूसरे से बात कर पाएगी और दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर पाएगी कि तेरा ये काम है, मेरा ये काम है, मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगी। ये सारी चीजें पॉसिबल होगी। इवन जो कार्स होगी, कार्स भी
ऑटोमेटिक ड्राइविंग वाली हो जाएगी, तो कार्स भी एक दूसरे से बात कर सकेगी। बात करना इन द सेंस अपन को सुनाई थोड़ी ना देगा। आप सोच रहे हो कि वो जो फैंटेसी वर्ड है कार्टून वैसे अपन को सुनाई देगा, नहीं, वो एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएगी, एक दूसरे को चीजें कम्युनिकेट कर पाएगी। सिंपल चीज ये है बात करना इन द सेंस, ताकि चीजें और ज्यादा इफिशिएंटली चले। ये होगा। ऑलमोस्ट बहुत सारी कार सेल्फ ड्राइविंग मोड पे चले जाएगी, क्योंकि सारे इंटरनेट से कनेक्टेड होती है सेल्फ ड्राइविंग कार, तो वो एक दूसरे को सिग्नल भी अच्छे से पहुंचा पाएगी, जिससे जीरो एक्सीडेंट पॉसिबिलिटी होगी। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम पूरा बदलने के चांसेस है कि अभी जो अपन फिजिकली स्कूल जाते हैं, कोचिंग सेंटर जाते हैं, क्लास के अंदर बैठते हैं, उसके बाद सारा हो सकता है कि वीआर मोड कनेक्ट हो जाए। वीआर मोड के अंदर क्या होता है कि मैं घर पे बैठा हूं, मेरे बस आंखों में वीआर लगा लिया, जैसा वीआर दिखता है, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं क्लासरूम के अंदर ही बैठा हूं, सब स्टूडेंट के साथ में बैठा हूं, सब एक दूसरे से नॉर्मल बात कर पाएंगे, ऐसा फील आएगा कि मैं क्लास के अंदर ही हूं। तो ये 6G, इसके अलावा भी बहुत सी रिवॉल्यूशन है। 6G मतलब केवल मैंने बोला स्पीड बढ़ाने के काम में नहीं आएगा, ये पूरे वर्ल्ड के रिवॉल्यूशन के काम के अंदर आ रहा है। ये मेन चीज है यहाँ पर। अब जो मेन चीज अब की है यहाँ पे, मेन अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे क्रिएट हो रही है। अब ये देखो 6G जैसे भी आएगा ना, तो पहले जो 5G काम करता था मिड बैंड पे, दैट इज गीगाहर्ट्ज GHz, अब 6G काम करेगा फ्रीक्वेंसी के अंदर टेराहर्ट्ज पे, दैट इज THz। तो जितने भी हार्डवेयर है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पर फिर आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनेगी। जितने भी हार्डवेयर है, सारे हार्डवेयर जो जो भी 4G 5G सपोर्ट करते हैं, सारे हार्डवेयर अबॉलिश हो जाएंगे। लाइक आप समझो कोई भी अगर मोबाइल फोन है वो 5G में कनेक्टेड है, भाई 6G आ गया तो 6G को तो सपोर्ट नहीं करेगा ना मेरा मोबाइल, फिर मुझे नया मोबाइल लेना पड़ेगा। ऐसे बहुत से आइटम होते हैं, बहुत सी मशीन्स होती है जिन जो इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, वो मशीन है, लैपटॉप है, वो लोग सपोर्ट ही नहीं करते अभी 4G 5G के ऊपर। तो 6G आ गया तो सारे हार्डवेयर ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे। इवन बहुत से टावर्स है, बहुत से जो रेडियो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, मतलब जो एडवांस लेवल के कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट, उनमें भी फर्क पड़ेगा। तो मतलब हार्डवेयर में अच्छा खासा मतलब हार्डवेयर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट उसके बाद होगा, चाहे वो एंटेना हो, चिप्स हो, रेडियो हो, ट्रांस रिसीवर हो, सब कुछ के अंदर होगा। तो चलिए ये अपनी बात हो गई कि कैसे 6G इंडस्ट्री वर्क करेगी, 6G इंडस्ट्री को कैसे बेनिफिट हो सकता है पूरा का पूरा। अब अपन बात करते हैं आगे शेयर्स की, कौन सी टॉप 10 कंपनी है जो डायरेक्टली 6G में और इनडायरेक्टली 6G के अंदर इन्वॉल्व है। बट उसके पहले अगर आपने प्लीज वीडियो लाइक नहीं करी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन। और ये जो मैं आगे शेयर्स बताने वाला हूँ, दिस विल बी जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल पर्पस एंड एजुकेशनल पर्पस, दिस विल नॉट बी एनी बाय और सेल एडवाइस, ये कोई भी नहीं है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग है डायरेक्ट पेड, जो आपको ऑलरेडी पता है सर कौन से होने वाला है। पहला है कि भारती एयरटेल। भारती एयरटेल सर सिंपल सी बात है, हमको पता है इंडिया का भी नंबर 1 टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क चल रहा है। और सर इसके अंदर सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये टेलीकम्युनिकेशन के साथ साथ डाटा सेंटर भी खुद के ऑपरेट करता है। जो एआई है, एआई बूम, डेटा सेंटर बूम जो चल रही है, ये उसके अंदर भी इन्वॉल्व है। इसकी जो सब्सिडी है नेक्स्ट्रा, तो इसको दोनों बेनिफिट मिलने वाले हैं। साथ में फंडामेंटल मुझे बताने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा ग्रोइंग चल रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 26% चल रहा है। पी रेशियो इसका अंडर वैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का 36 है, इसका 30 का पी रेशियो चल रहा है। डेट टू इक्विटी 1.77, डेट थोड़ा ज्यादा है पर कंपनी का बिजनेस भी उतना ही ग्रोइंग है। अब ये आप देखोगे इंडिया के अंदर जो हाईएस्ट आरपू चलता है, आरपू इन द सेंस एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, कि हर एक यूजर से ये कंपनी कितना पैसा कमा रही है, ये सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा मतलब दो ही कॉम्पिटिटर, अगर जेन्युइनली देखोगे तो एयरटेल और जियो। जियो से भी ज्यादा पर पर्सन जो रुपए कमा रहा है वो ये कमा रहा है। सब्सक्राइबर इसके बाद 46 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली है। इवन ये भी एयरटेल एग्रेसिवली विन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट M2M वाले, मशीन टू मशीन एंड IoTs की। बहुत जो IoT नहीं होती, इंटरनेट ऑफ डिवाइसेस के, आजकल अगर गाड़ी है, जैसे गाड़ी है, मोबाइल है, बहुत से, तो वहां पर कुछ कुछ जगह आजकल इनबिल्ट चिप आती है मशीनरी वगैरह के अंदर। इनबिल्ट सिम डालनी पड़ती है क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड होती है बहुत सी मशीन, तो सिम कार्ड तो चाहिए ही चाहिए। तो उन्होंने उन मशीन मैन्युफैक्चर से कॉन्टैक्ट कर लिया कि भाई हमारी आप चिप यूज लो, तो उसका 62% मार्केट शेयर इसका यही लेके बैठा है। बहुत बढ़िया चीज है। उसके बाद नेक्स्ट अपन को पता है रिलायंस का जो जियो है, जियो के अंदर आपको पता है वैसे तो कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, पर रिलायंस जियो यहाँ पे चलाता है। ये दो ही कॉम्पिटिटर अपन को पता है, डुओपोली इंडिया के अंदर ऑपरेट एक तरीके से हो रही है। ग्रोइंग है इनके फंडामेंटल, रिटर्न ऑन इक्विटी 8% है। पी रेशियो इसका जो स्पेसिफिकली जो चलता है, क्योंकि कॉन्ग्लोमरेट है तो इसका पी रेशियो इंडस्ट्री का अलग है, इसका अलग है, क्योंकि रिलायंस बहुत बड़े लेवल पर अलग भी काम करता है। तो ये भी हल्की सी और वैल्यूड है, एसएस नहीं, मतलब ठीक है। इंडस्ट्री का 15 चलता है, इसका 19 चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.44, डेट ज्यादा नहीं है। जैसे इसका आरपू था 259, इसका आरपू है 213, तो अभी इसका एयरटेल का ज्यादा है, पर ठीक है रिलायंस भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। पर रिलायंस के पास सब्सक्राइबर ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 50 से 55 करोड़ के सब्सक्राइबर है, और एयरटेल के पास 46 करोड़ के। और अभी मेन चीज ये है कि रिलायंस जियो का आईपीओ भी आने वाला है, और जब भी कोई नया आईपीओ आता है ना, तो होल्डिंग कंपनी की वैल्यू हमेशा अनलॉक होती है, कोई नई वैल्यू आती है। जनरली ऐसा हर बार देखा गया है कि होल्डिंग कंपनी अंडर वैल्यूड होती है जब भी, और उसके बाद जब आईपीओ आता है तो उनकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है, जनरली ऐसा देखा गया है। तो ये एक अच्छी चीज है। अब उसके बाद ये तो हो गया डायरेक्ट प्लेयर। अब उसके बाद बात करते हैं अपन कुछ इनडायरेक्ट प्लेयर्स की जो 6G रिवॉल्यूशन में हेल्प करेंगे। जैसे उसके अंदर सबसे पहला आता है टावर्स, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क आप इंडस्ट्री चला रहे
हो, टावर्स तो चाहिए ही चाहिए होंगे अपन को। तो अब इंडस टावर्स जो सबसे बड़ी कंपनी है अभी टावर्स के अंदर, ये अगर ये टावर बिल्ड करती है और इनको टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को रेंट पे देती है, तो ये रेंट वसूल करती है टावर्स का, क्योंकि जो भी कंपनी वो अपने खुद के टावर ऑपरेट नहीं करती, वो रेंट पे लेती है। कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है, पी रेशियो इसका अंडर वैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का 17 चलता है, इसका 15 चल रहा है, और इसका डेट टू इक्विटी 0.58 है। मतलब ये बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मतलब बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है इसको, इतने सारे टावर खड़े करना, फिर भी इसके पास ज्यादा डेट नहीं है, ये अच्छी बात है, मतलब ओके ओके एवरेज डेट है। ये कंपनी अभी 2 लाख के भी ऊपर टावर मैनेज कर रही है, 22 टेलीकॉम सर्कल्स जो होते हैं, हर एक सर्कल पता है आपको टेलीकॉम के, राजस्थान के अंदर 10 एक सर्कल होंगे, ऐसे करके अलग अलग सर्कल्स होते हैं, तो इतने सर्कल ही इंडिया के अंदर मैनेज कर रही है। जैसे ही 6G आ जाएगा सारे टावर को अपग्रेडेशन की जरूरत होगी, क्योंकि 6G के अंदर अलग अलग नेटवर्क कनेक्टेड होंगे, तो वो टावर मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी और बैंड के, तो उनको टावर अपग्रेडेशन की जरूरत होगी, और ये टावर अपग्रेडेशन इन्होंने इंडस टावर ने ऑलरेडी शुरू कर दी। 6G आने के बाद हर एक टावर का माइक्रो टावर भी बनाना पड़ेगा, जिनको अपन माइक्रो साइट्स बोलते हैं। मतलब एक टावर का आप मान लो कि बहुत सारे टावर छोटे छोटे और भी कुछ बनाने पड़ेंगे, माइक्रो साइट बनानी पड़ेगी, तो वो जो साइट होगी आप मान के चलो मिलियंस के अंदर माइक्रो साइट्स हो जाएगी। तो आप देखो कि ये इंडस टावर तो ऑलरेडी भी स्टेब्लिश प्लेयर है, तो मिलियंस ऑफ साइट्स ऑलरेडी हैंडल कर पाएगा, पर बाकी और भी कोई नया प्लेयर आएगा तो वो इतनी मिलियन ऑफ साइट्स नहीं बना पाएगा। तो बाकी कंपनी के लिए एंट्री बैरियर बहुत बड़ा है टावर्स का बिजनेस के अंदर आने का, तो ये चीज है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन टेक्नोलॉजी। भाई सिंपल सी बात है, कोई भी 6G अगर आ रहा है ना, तो 6G आने के पहले आपको टेक्नोलॉजी भी रोल आउट करनी पड़ेगी। पर हाँ, इसके पहले मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ। देखो वैसे तो मैं कंपनी के आपको फंडामेंटल सारे आपके बताते जा रहा हूँ, आपको अदर फैक्टर बताते जा रहा हूँ, पर अगर आपको और भी लग रहा है कि आपको कोई डिटेल के अंदर और भी कोई चीज जाननी है, फाइनेंशियल वगैरह जानने हैं, तो एंजल वन की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। जैसे मैंने आपको ये बता दिया, जैसे मैंने इंडस टावर बताया था, ये लार्ज कैप कंपनी है टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। उसके बाद कंपनी की शेयर की प्राइस क्या चल रही है, शेयर का चार्ट क्या चल रहा है, मूविंग एवरेज वगैरह क्या चल रहे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह सब देख सकते हो। और कहीं पे भी मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पर अगर आप कहीं पे भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हो तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद अपन टेक्नोलॉजी कंपनी पे, क्योंकि अगर कोई भी 5G 6G 4G कभी भी आता है तो टेक्नोलॉजी के बिना वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि उनको कोई बैकएंड में टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए। आप सोचो, अब नेटवर्क पूरे हवा में उड़ रहे, जो स्पेक्ट्रम है पूरे हवा में उड़ रहे हैं, उनके लिए कोई टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए कि नेटवर्क वर्क कैसे करेंगे। और टेक्नोलॉजी कौन देती है? 2 टेक्नोलॉजी कंपनी जो मेन अभी देती है, एक तो टीसीएस है। जब भी कोई नया जी आता है, नया जी मतलब 2G 3G 4G 5G, तो ये उनकी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करती है। जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, एक होता है साइमल्टर टेस्टिंग। साइमल्टर टेस्टिंग मतलब कि जो भी 6G के टावर बनेंगे, वो टावर क्या होंगे, वो रेडिएशन मतलब जो नेटवर्क होगा वो अपने घर तक पहुंचाएंगे। तो जितने भी टावर बनेंगे ना, वो एक पहले साइमल्टर बना के देख लेगी, मतलब एक वर्चुअल दुनिया में देख लेंगे कि भाई ये जो पूरी सिटी का मैप बना दे, लेट्स से जयपुर का मैप बना दिया, जयपुर के मैप में देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पे बिल्डिंग खड़ी हुई है, अपना जो टावर है वो हर जगह तक नेटवर्क पहुंचा तो पाएगा या नहीं पहुंचा पाएगा, या कोई बिल्डिंग आ जाएगी बीच में तो नेटवर्क का कनेक्शन रुक जाएगा। तो ये सारी चीजें प्रॉपर्ली टेस्टिंग करना टावर वगैरह की, सारा नेटवर्क स्मूथली फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा, ये सारी चीजें देखना। और इसके अलावा भी बैकएंड के सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना 6G के लिए टीसीएस करेगा। इवन अभी जो बीएसएनएल ने जो 4G 5G रिसेंटली लॉन्च करा था, सबसे बड़ी हेल्प जो करी है वो टीसीएस ने करी है उसके अंदर। ठीक है, साथ में 6G नेटवर्क के अंदर एआई कोड भी चाहिए, क्योंकि 6G को अपन एआई से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये एआई कोड भी टीसीएस ही उसके लिए लिख रहा है। तो टीसीएस यहाँ पर अच्छा खासा इसको मतलब की प्लेयर बन सकता है बैकएंड। फिर उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल देखे तो ग्रोइंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 57% चल रहा है, पी रेशियो इसका 18 चल रहा है, इंडस्ट्री का 21 चलता है, अंडर वैल्यूड चल रहा है, डेट टू इक्विटी 0.11 है, मतलब डेट इसके अंदर नहीं है। वैसे तो टीसीएस वगैरह ये एक आईटी कंपनी से, तो आईटी कंपनी ऑलरेडी रिस्की तो चल रही है, पर ये इनके शेयर्स इतने गिर चुके हैं कि अब आप एक बार देख सकते हो कि भाई कितने ही और ज्यादा गिरेंगे। एक देखो, जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, छोटी मोटी आईटी कंपनी की बात नहीं कर रहा, बड़ी बड़ी आईटी कंपनी के पास इतना पैसा है कि भाई वो लोग इजीली रिवॉल्यूशन ले आएंगे और अपने आप को में एआई अडॉप्ट कर लेंगे, उनके पास इतना पैसा है। तो टीसीएस भी उनमें से एक है, तो आप एक बार इस पे नजर रख सकते हो। सेकंड कंपनी है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा पूरी ग्लोबली वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करती है, तो इसने ग्लोबली जब भी कोई नई कंट्री के अंदर नया जी आया, चाहे 4G आया, 5G आया, 6G आया, तो इसने उसको अच्छा खासा सपोर्ट करा है। इवन इंडिया के अंदर जब 4G 5G आया था तो जियो एयरटेल को भी इसने सपोर्ट करा है। तो अब ये क्या करता है, ये पूरा एंड टू एंड 5G नेटवर्क इसने बनाया था। एंड टू एंड 5G नेटवर्क मतलब कि नेटवर्क पूरा वर्क कैसे करेगा स्मूथली, एक जगह से दूसरी जगह नेटवर्क फ्लो कैसे होगा, वो पूरा का पूरा फ्लो वगैरह डिसाइड करना ये इसने करा था पूरा का पूरा 5G के अंदर।
और साथ के अंदर मतलब ये नेटवर्क को ऑटोमेट करता है कि नेटवर्क ऑटोमेट कैसे काम करेगा, क्योंकि उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए सारी चीज़ों के लिए। अब उसके बाद इसने भी 6G के लिए ऑलरेडी रिसर्च शुरू कर दी है। पुणे के अंदर इसने अपना एक रिसर्च सेंटर डाल दिया है, वहाँ पे इसने RF सेंसर बनाया। RF सेंसर बनाने की कोशिश कर रहा है। RF सेंसर मतलब कि जो रेडियो वेव से, वो रेडियो वेव किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेगी कि हाँ भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हट जाओ, यहाँ से अपन को पास ऑन नहीं होना, दूसरे रास्ते से पास ऑन होना है। तो वहाँ पर जनरली पहले कैमरा चाहिए होता था, अब कैमरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो रेडियो वेव ही काम कर देगी। इवन ये भी 6G नेटवर्क को सैटेलाइट से भी इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि सैटेलाइट और 6G नेटवर्क एक साथ काम कर पाए। तो ये अच्छी चीज है। अब उसके बाद इस कंपनी के फंडामेंटल देखोगे तो फंडामेंटल ग्रोइंग है, रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह, रिटर्न ऑन इक्विटी 16% चल रहे हैं, थोड़ी सी ओवर वैल्यूड कंपनी, इंडस्ट्री का 19 चलता है पी रेशियो, इसका 28 चल रहा है, डेट टू इक्विटी 0.07 है, डेट इसमें भी सच नहीं है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट कंपनी पर उसके पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। चलो आइए, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन आपने कर दिया होगा। अब उसके बाद आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चिप एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक चिप वगैरह ये सारे मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट बनाते हैं, एक तरह से डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। अब ये अपन डिक्सॉन की बात क्यों करें, डिक्सॉन का काम क्या है, डिक्सॉन का काम है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, सैमसंग, शाओमी, वन प्लस, मोटरोला और गूगल पिक्सल, इन सब के लिए मोबाइल फोन बनाते हैं। जैसे ये सैमसंग का फोन है, सैमसंग का फोन आपको क्या लगता है सैमसंग ने बनाया? नहीं, ये डिक्सॉन टेक्नोलॉजी ने बनाया। सैमसंग ने अपना केवल स्टिकर लगा के मुझे दे दिया, भाई ये लो आप सैमसंग का फोन। तो अब ये सारे इस तरह के फोन बनाता है, रेफ्रिजरेटर बनाता है, स्मार्ट डिवाइसेस बनाता है, IoT जो होते हैं, जो मशीन के अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स होते हैं, जो छोटी छोटी डिवाइसेस जिससे मशीन इंटरनेट से कनेक्ट होती है, वो भी यही बनाता है। तो ये सारी वो डिवाइसेस बनाता है जो इंटरनेट से कनेक्टेड होती है। तो अभी जो जितनी भी डिवाइसेस है वो 4G 5G सपोर्टिंग है। अब मेरा फोन भी 4G 5G सपोर्टिंग है। जब 6G आएगा तब आपको पता है, जब 5G आया था 4G वाली डिवाइसेस किस लेवल पे स्क्रैप हो गई थी, कितनी नई ज्यादा डिमांड क्रिएट हुई थी 5G डिवाइसेस की। सेम वैसे 6G आएगा तो 6G डिवाइसेस की डिमांड क्रिएट होगी। तो 6G की डिमांड क्रिएट होगी तो बनाएगा कौन? डिक्सॉन टेक्नोलॉजी बनाएगा। ये केवल मोबाइल फोन नहीं, ऐसी बहुत सी चीजें बनाता है जो इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, IoT डिवाइसेस वगैरह। तो वो हार्डवेयर बनाता है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने सैमसंग, शाओमी, वन प्लस, मोटरोला वगैरह बोला था, इसके अलावा बहुत सारी चीजें भी हैं, ठीक है। तो इंडिया के अंदर इसके पास 60% मार्केट शेयर है EMS के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के सर्विसेज के अंदर। फंडामेंटल कंपनी के बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोइंग चल रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी 31% है, पी रेशियो बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड कंपनी, इंडस्ट्री का 52 चलता है, इसका 38 चल रहा है। डी रेशियो डेट टू इक्विटी इसका 0.34 है, मतलब डेट भी एसएच कंपनी में कुछ ज्यादा नहीं है। तो एक ये सही कंपनी, इस पर भी आप नजर एक बार रख सकते हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं नेटवर्क इक्विपमेंट की। भाई अब देखो, अब अपन ने टावर वगैरह की बात कर ली, टावर वगैरह के बाद नेटवर्क भी तो चाहिए होते हैं। कि आप देखो, अगर ये दो टावर है, दो टावर एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करेंगे, छोटे छोटे नेटवर्क के इक्विपमेंट कनेक्टेड होते हैं। रूटर्स चाहिए होते हैं, आपके घर में रूटर्स लगे होंगे जो इंटरनेट की स्पीड खींचते हैं। अपना रूटर कभी कभार खराब हो जाता है, तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे नेटवर्क के इक्विपमेंट। तो नेटवर्क इक्विपमेंट कौन बनाता है? टावर पे छोटे छोटे इक्विपमेंट लगते हैं नेटवर्क को पास ऑन करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। रेडियोस लगते हैं टावर्स पे, रेडियो सिग्नल्स के लिए रेडियोस भी लगते हैं, तो वो बनाता है तेजस नेटवर्क। तेजस नेटवर्क आप ध्यान रखना, एक चीज मैं बता दूं, ये स्मॉल कैप है और हाईली रिस्की है। पहले मैं बता देता हूँ, स्मॉल कैप वैसे भी ज्यादा रिस्की होते हैं और ये ज्यादा रिस्की है, तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। क्योंकि मैं देखो बाय सेल एडवाइस तो दे नहीं रहा हूँ, मैं आपको नॉलेज पर्पज से दे रहा हूँ। तो मैं जितनी भी चीजें होगी वो मैं आपको उसका आपसे बताऊंगा। जो रिस्की होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं, उनमें हाई रिस्क होता है। तो हाई रिस्क में अगर शेयर ऊपर गया तो बहुत गया, डूबा तो बहुत बुरा डूबा। तो आप ये देख लेना, बाकी कोई बाय सेल एडवाइस वैसे भी नहीं है। तो तेजस नेटवर्क मैंने आपको बोल दिया कि एडवांस इक्विपमेंट बनाता है जो वायरलेस और वायर लाइन जितने भी नेटवर्क होते हैं, चाहे वो वायर से चलने वाले इंटरनेट हो या वायरलेस हो, दोनों को चलने में मदद करता है। कुल मिला के ये रेडियोस वगैरह बनाता है जो टावर वगैरह पे लगते हैं, रूटर्स भी बनाता है। तो अभी रिटर्न ऑन इक्विटी इसका माइनस के अंदर चल रहा है 31 और डेट टू इक्विटी 1.43 है, डेट इसका ज्यादा चल रहा है। अब मेन दिक्कत पता है इसको क्या हुई? देखो अभी ना, पहले तो ये प्रॉफिट में था 2025 के अंदर, पर अभी 2026 में ये नेट लॉस के अंदर आ गया। रीजन बिहाइंड इट, BSNL का ये बहुत बड़ा इसका कस्टमर था BSNL, तो BSNL इसको बहुत ज्यादा ऑर्डर्स दे रहा था। पर अभी रिसेंटली BSNL ने एक फाइनल ऑर्डर 1500 करोड़ का रोका हुआ है कुछ उनके इंटरनल रीजन की वजह से। तो ये 1500 करोड़ का इनका ऑर्डर अभी तक पेंडिंग है, तो इस वजह से इनको कोई ज्यादा ऑर्डर मिले नहीं है। साथ में इन्होंने 1500 करोड़ का इन्होंने ऑर्डर तो रोक लिया। अब इन्होंने क्या करा था, इनको लग रहा था BSNL से इतने ज्यादा ऑर्डर आ रहे और ऑर्डर आएंगे और ऑर्डर आएंगे, तो इन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेंट्री खरीद ली थी। अब वो इन्वेंट्री इन्होंने खरीद के रख ली, BSNL से ऑर्डर भी नहीं आ रहा, तो 2300 करोड़ की इन्वेंट्री अभी इनके पास यूं ही पड़ी है जब तक कोई ऑर्डर नहीं आएगा। तो ये नेगेटिव फैक्टर थे। पॉजिटिव फैक्टर क्या है भाई, अब इसको BSNL के अलावा इंटरनेशनल ऑर्डर भी मिलने लग गए,
जैसे NEC एक जापानीज टेक जाइंट, इनसे ऑर्डर मिलने लग गया 5G के लिए। भारत नेट फेस क्या था कि गवर्नमेंट ने एक मिशन निकाला था कि जितने भी गांव है उनके अंदर सारे गांव को लगभग 2 से 3 लाख अपन रूटर से कनेक्ट करेंगे ताकि सबके पास फाइबर इंटरनेट पहुंच जाए। तो इसके पास अभी 60,000 रूटर्स का ऑर्डर अप्रोक्सीमेटली मतलब इसको आया था और पेंडिंग पड़ा है कि भाई इसको सप्लाई करने इतने रूटर्स। BSNL का ऑर्डर जब रिज्यूम होगा तब शायद इसकी इन्वेंट्री क्लीन हो सकती है। पर इसको एक बेनिफिट ये मिल सकता है कि ये एक अकेला है बंदा है जो इंडिजिनस इक्विपमेंट बनाता है, खुद इंडिया के अंदर इक्विपमेंट बनाता है, बाकी लोग बहुत सी चीजें इंपोर्ट करते हैं। तो ये चीज इसको एक बेनिफिट मिल सकता है 6G आने पे। और साथ में ये एक टाटा ग्रुप बैक कंपनी है तो टाटा ग्रुप का इसको सपोर्ट रहेगा ही रहेगा। तो आप ये देख सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो अब कंपनी है वो ऑप्टिकल फाइबर्स वाली कंपनी है। ऑप्टिकल फाइबर कंपनी अपन को चाहिए होगी कि अगर आप कोई भी नेटवर्क ला रहे हो तो नेटवर्क कनेक्शन के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल्स चाहिए होगी। तो वो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स यहाँ पे कौन बनाता है? पहले बनाता है HFCL, ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बनाती है और टेलीकॉम के इक्विपमेंट भी बनाती है। कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करूँ तो फ्लक्चुएटिंग है, कम ज्यादा चलते रहते हैं। लास्ट 1 ईयर के रेवेन्यू प्रॉफिट की मैं अगर बात करूँ तो वो 19% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था, 41% प्रॉफिट इसका इंक्रीज हुआ था। रिटर्न ऑन इक्विटी 0.67% है, पर ये कंपनी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुकी है। कंपनी इंडस्ट्री का पी रेशियो चलता है 17, इसका 268 हो चुका है। डेट टू इक्विटी 0.38, डेट इस कंपनी में ज्यादा नहीं है। तो अब यहाँ पर HFCL को फायदा ये मिल रहा है क्योंकि भाई 5G 6G आएगा तो इसको ऑप्टिकल फाइबर केबल्स नहीं लगानी पड़ेगी। इंटरनेशनल ऑर्डर से, भारत नेट के ऑर्डर से इसके पास बहुत सारे ऑर्डर बुक वैल्यू इसके पास अच्छी है। ऑलरेडी 6G AI प्रोजेक्ट के लिए इसको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए। साथ में जितनी भी AI टेक्नोलॉजी है, डेटा सेंटर है, वहां पे भी डाटा केबल चाहिए होती है, उनको भी ये डाटा केबल सप्लाई कर रहा है। इसलिए कंपनी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। ये सही टाइम एंट्री का कभी भी नहीं होता जब पी रेशियो ज्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी अपनी स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, ये भी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बनाती है, पर ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के अलावा एंड टू एंड सॉल्यूशन भी देती है कि भाई पहले सारा नेटवर्क बनाएगी भी, डिजाइन भी करेगी और उस नेटवर्क को डिप्लॉय भी करेगी कि पूरा कनेक्ट करके ही आएगी। ये पूरा ओवरऑल एंड टू एंड सॉल्यूशन देती है। ये एक हाई रिस्क की कंपनी, रीजन बिहाइंड इट लास्ट 2 सालों से लॉस के अंदर चल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 0.19 इतना अच्छा नहीं है, डेट भी इसका थोड़ा ज्यादा है, पर अभी इतना ज्यादा नहीं रहा, पहले तो और भी ज्यादा था। तो इसका डेट ज्यादा है। इवन ये लॉस के अंदर क्यों चल रही है? क्योंकि वन टाइम इसको यूएस लॉ के अंदर सूट हुआ था, मतलब यूएस के अंदर कोई केस चल रहा था, वापस को पेमेंट करना पड़ा, सिंपल अभी ये समझ लो। अब इसके अंदर पॉजिटिव फैक्टर क्या है? क्योंकि जो ऑप्टिकल फाइबर्स पर केबल बनानी होती है उसके लिए एक ग्लास परफॉर्म चाहिए होता है, एक रॉ मटेरियल होता है। ये एक अकेली कंपनी है जो रॉ मटेरियल भी खुद से बनाती है ग्लास परफॉर्म का, तो रॉ मटेरियल खुद से बनाती है तो इसलिए इसकी कॉस्ट कम होती है, तो ये एक अच्छी चीज है। इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू अभी अच्छी खासी पड़ी है 7,300 करोड़ की। तो इसमें AI और डाटा सेंटर बूम भी इसको मिल रहा है क्योंकि AI डाटा सेंटर के अंदर भी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स चाहिए होती है, तो ये उनको अच्छे लेवल पे सप्लाई कर रहा है। और एक और मेन चीज है, प्रमोटर का कॉन्फिडेंस इस पर बढ़ रहा है। प्रमोटर ने अपना स्टैक इस कंपनी के अंदर धीरे धीरे बढ़ाया है, और तो प्रमोटर कॉन्फिडेंट है उनकी कंपनी को लेकर। ठीक है, तो अब ये 2 कंपनी है जो आप टर्न अराउंड देख सकते हो कि भाई अगर इनका टर्न अराउंड हुआ तो अच्छा हो सकता है। अब वो सब, अब मैं कोई बाय सेल एडवाइस नहीं दे रहा हूं, बस मैं आपको बता रहा हूं कि इनको सीखना कैसे होता है, समझना कैसे होता है। तो ये थी अपनी ऑलमोस्ट 10 कंपनी। तो देखो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पर फिर भी आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको कोई भी चीज मुझसे पूछते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर देना। और देखो बाय रिकमेंडेशन तो वैसे थी नहीं, पर अगर आपको कोई भी शेयर परचेस करना है, कोई एक शेयर परचेस, आप मतलब डायरेक्ट अमाउंट डालने से डरते हो, तो आप एक काम कर सकते हो, एंजल वन पे एक लमसम अमाउंट का, मतलब लमसम की जगह एक SIP का फ्यूचर है कि SIP में जैसे आप म्यूचुअल फंड में SIP करते हो, थोड़ा थोड़ा पैसा अपने आप कट के जाता रहता है। एंजल वन में भी ये फ्यूचर है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा कटेगा, ऑटोमेटिक शेयर की प्राइस आपकी एवरेज होती रहेगी। तो अगर आप चाहो तो वो फ्यूचर यूज ले सकते हो। चलो बाकी अपन मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।